हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LGR स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज की क्लास में हम लोग इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे। पहला टॉपिक है आपका प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। इससे भी आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न रहते ही हैं। उसके अलावा जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, जैसे विद्युत बल्ब है, यह किस प्रकार जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है, विद्युत हीटर कैसे करता है। इससे डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि यह इस सीरीज का जो है 5वां क्लास है। ठीक है, ये जो सामान्य विज्ञान का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, इसका ये 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी जो है वो आपका जा चुका है। उसको अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आपका समय ना लेते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग अभी तक सफलता बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं और इस बार अगर आप ITI प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ी अभी ओनली फॉर 499 है, जिसमें आपको GK, ठीक है, GS और मैथ तीनों का कंप्लीट क्लास मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसका जो भी फीचर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी इस बैच के बारे में लास्ट में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो किस प्रकार होता है। इससे आपका डायरेक्ट प्रश्न रहता है, जैसे आपको बोल देगा कि बताइए विद्युत हीटर जो है, ठीक है, यह ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है। ठीक है, तो मान के लिए विद्युत जो बल्ब है आपका, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, ये आपका विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसमें विद्युत मिलता है जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका विद्युत हीटर। विद्युत हीटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसमें? ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत लेता है, इलेक्ट्रिसिटी, और इसको क्या करता है, उष्मा में आपका क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है लाउड स्पीकर, ठीक है, जिसको आप हॉर्न बोलते हो। यह क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये क्या होता है, इससे आपका ध्वनि उत्पन्न होता है कि नहीं। अगला आपका आता है विद्युत मोटर। ठीक है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, इससे कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको आप लोग VVI कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका उपकरण है वो है डायनमो। ठीक है, डायनमो क्या करता है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। ठीक है, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को, इससे आपको प्रकाश भी मिलता है और उष्मा भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल जो है ये क्या करता है, सौर ऊर्जा जो होती है ना उसको क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा में आपका रूपांतरित कर देता है। और वही अगर विद्युत सेल की बात की जाए, जो विद्युत बैटरी होती है, ठीक है, ये क्या करता है, आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका रूपांतरित करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है वही हम आपके सामने लाए हैं, इससे ही आपका प्रश्न बनता है। वैसे तो बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन यहाँ जो आपको 8-10 उपकरण दिख रहे हैं, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगला है आपका सितार। ठीक है, डायरेक्ट आपका पूछ लेगा कि बताइए सितार जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। तो सितार की बात करें तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। सितार क्या है, एक यंत्र है, उसको जब हम बजाते हैं तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आगे आता है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, यानी कि बहुत ऐसे उपकरण हैं, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे दिया है और उसका क्या काम होता है वो दिया गया है। ठीक है, जैसे आप अल्टीमीटर के बारे में सुने होंगे। अल्टीमीटर का क्या काम है, ये क्या करता है, ऊंचाई का मापक है। इससे क्या मापा जाता है, ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, अगला आपका उपकरण है बैरोमीटर। नाम तो सुने ही होंगे, बैरोमीटर। इससे क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बताइए वायुमंडलीय दाब जो है यह किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन में आपको दिखेगा बैरोमीटर, तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका कार्डियोग्राम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कार्डियोग्राम।
इससे क्या होता है, हृदय की गति की जांच की जाती है कि हृदय की जो गति है वो चल रही है कि नहीं, अगर चल रही है तो किस स्पीड से चल रही है, ये किसके द्वारा पता किया जाता है, कार्डियोग्राम के द्वारा। अगला है आपका हाइड्रोमीटर। यह उपकरण के द्वारा जो है दोस्तों द्रव का अपेक्षिक घनत्व क्या किया जाता है, मापा जाता है। अगला है आपका मैनोमीटर। इससे आपको गैसों के दाब की माप की जाती है। ये आपका है नेक्स्ट रेन गेज, जिसमें हम स्टार लगा देते हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें स्टार नहीं लगा रहे हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें स्टार लगा दे रहे हैं उसको अच्छे से देखिएगा। रेन गेज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे वर्षा का जो है माप किया जाता है, ठीक है। यह वर्षा मापक है, ठीक है। कितनी वर्षा कहाँ पे हुई इसका जो है माप किससे किया जाता है, रेन गेज के द्वारा किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, रेन, रेन मतलब वर्षा होती है, ठीक है। अगला है आपका रिएक्टर स्केल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे क्या किया जाता है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे, रिएक्टर स्केल से। अगला आप देखिए, ये है आपका लैक्टोमीटर, ठीक है। डेयरी वगैरह में कोई दूध देने जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे उसमें क्या किया जाता है, दूध में एक लैक्टोमीटर टाइप, क्या थर्मामीटर टाइप से डुबाया जाता है, वो आपका लैक्टोमीटर होता है, ठीक है। इससे दूध की शुद्धता क्या की जाती है, जांची जाती है कि दूध जो है आपका कितना शुद्ध है, ठीक है, और कितना उसमें जो है पानी मिला हुआ है। ये किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो सिंपल आपको बताना है लैक्टोमीटर। अगला है आपका, एक सेकंड रुकेंगे, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, हाँ अगला है आपका फैदोमीटर। तो फैदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्या मापी जाती है, समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापते हैं हम लोग। अगला है एनीमोमीटर। इससे हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है। एमीनोमीटर के द्वारा ही पता किया जाता है कि हवा जो है यह किस गति से चल रही है, ठीक है। इससे आपका पता चलता है, ठीक है। आगे है आपका हाइग्रोमीटर। ये वायुमंडल की आर्द्रता की माप जो है इसके द्वारा किया जाता है कि वायुमंडल में कितनी नमी है। इसकी माप किसके द्वारा की जाती है, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट आपका सिस्मोग्राफ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या किया जाता है, भूकंप जो है आपका मापा जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, आपका भूकंप मापा जाता है, ठीक है। इसी को रिएक्टर स्केल भी बोलते हैं। तो दोनों सेम ही चीज़ है, अलग अलग नाम है इसका, ठीक है। एक है आपका सेक्सटेंट, ठीक है। इससे आपका आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी जो होती है इसकी माप की जाती है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको आप ध्यान रखिए। अगला आता है आमीटर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इससे विद्युत धारा की जो माप है वो की जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है इससे, ठीक है। वोल्टेज आप बोल सकते हैं इसको। अगला है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। आपके गाड़ी में भी लगा होगा स्पीडोमीटर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इसमें पहियों द्वारा तय की गई जो दूरी होती है इसको मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। तो पौधा में कितना वृद्धि हुआ इसका माप किसके द्वारा किया जाता है, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा जो है ये किया जाता है। अगला आपका गैल्वेनोमीटर है। ये जितने भी यंत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उपकरण के बारे में, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इससे आपका एक दो प्रश्न हर एक साल बनता ही है, ठीक है। एक प्रश्न तो पूछता ही है, कभी कभी दो भी पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी इससे भी ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगला है आपका सिस्मोमैग्नोमीटर। इससे क्या किया जाता है दोस्तों, रक्त दाब का जो है पता लगाया जाता है। इससे क्या किया जाता है, रक्त दाब का ये आपका मापक है। अगला है आपका पायरोमीटर। इससे पता दोस्तों किया जाता है उच्च ताप मापक, ठीक है। ये जो हाई टेम्परेचर होता है ना उसकी माप इसके द्वारा किया जाता है। अगला आपका आता है हाइड्रोफोन। इससे पानी में ध्वनि की माप, ठीक है। टेकोमीटर, इसमें वायुयान तथा मोटर बोटों, ठीक है, मोटर बोटों की गति का जो है माप किया जाता है। जो भी पानी में चलने वाले मोटर बोट होते हैं उसकी गति, साथ ही साथ वायुयान की गति भी टेकोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। थर्मोस्टेट की बात करें तो इससे क्या किया जाता है दोस्तों, ताप नियंत्रण करने में। थर्मोस्टेट का प्रयोग किस में होता है, ताप को नियंत्रण करने में किया जाता है। गायरोस्कोप, ये क्या होता है, घूमती हुई वस्तु की गति मापने में। कोई वस्तु अगर घूम रही है, ठीक है, तो उसमें ये क्या कर लेगा, घूमते हुए वस्तु की ये गति क्या कर लेती है, पता कर लेती है। ठीक है, स्टेथोस्कोप की अगर बात करें तो ये हृदय और फेफड़े की गति क्या करती है, सुनने में ये मदद करती है, ठीक है। डायलिसिस, ये तो आप सुने ही होंगे। डायलिसिस गुर्दे खराब होने की अवस्था में ये क्या करता है, रक्त शोधन करता है। जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो रक्त का जो परिसंचरण है उसको डायलिसिस के द्वारा ही क्या किया जाता है, रक्त का जो प्रवाह है उसमें किया जाता है, ठीक है। रक्त का जो शोधन है मतलब रक्त को फिल्टर करके उसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, एक सेकेंड रुक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका आता है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
इसके बाद MCQ आएगा, उसको भी अच्छे से देखना है। MCQ आप खुद बना लेंगे, ये देख लेंगे अच्छे से। तो अगला है आपका रेडिएटर। आप देखते होंगे वाहन में लगा होता है, 4 चक्का वाहन, अब तो अच्छे अच्छे बाइक में भी ये लगे रहते हैं रेडिएटर। ये क्या होता है, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में ये क्या करता है, मदद करता है रेडिएटर। उसमें क्या देखते होंगे, उसमें पानी डाला जाता है ठंडा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, 1 सेकंड रुक जाइए। अगला है आपका जाइलोफोन। ये क्या होता है, ध्वनि उत्पादन में। जाइलोफोन का प्रयोग ध्वनि उत्पादन में किया जाता है। पिपेट, ये द्रव की निश्चित मात्रा मापने में जो है हृदय, ये आपका किया जाता है इसका प्रयोग। पेसमेकर की बात करें तो ये हृदय स्पंदन में इसका प्रयोग होता है। और लास्ट है आपका क्रोमोमीटर। इसका जो प्रयोग है, जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा, बताइए जो जलयान होते हैं उसमें समय का सही पता किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रोमोमीटर के द्वारा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बच गया है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका फिर क्या आ जाएगा, MCQ आ जाएगा, उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अगला है जो यंत्र है आपका, ये है आपका साइक्रोट्रॉन, ठीक है। यह कृत्रिम मौसम का जो है निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पाइकोमीटर की बात करें तो यह दूर की वस्तु का मापने में इसका प्रयोग होता है। स्ट्रोबोस्कोप की बात करें तो ये आवर्तित गति कर रही जो भी वस्तु होती है उसका वेग मापने में इसका प्रयोग होता है। डिक्टाफोन की बात करें तो यह बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में जो है इसका प्रयोग होता है। सिंपल सा समझिए, अभी जो आपका रिकॉर्डिंग जो होता होगा, कॉल रिकॉर्ड वगैरह, उसी में ये आपका मदद होता है। एक्यूमुलेटर, यह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा संग्रहण में जो है इसका प्रयोग होता है। कम्यूटेटर की बात करें तो यह विद्युत धारा की दिशा बदलने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में, ठीक है, ओडोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। कार्ब्यूरेटर की बात करें तो यह इंजन में पेट्रोल में वायु का सुनिश्चित भाग मिलाने में जो है इसका प्रयोग है। कार्बोरेटर जिसको आप लोग बोलते होंगे, ठीक है, हर एक इंजन में ये लगा होता है। तो ये पेट्रोल जो होता है ना, आपके बाइक में या फिर किसी भी इंजन में जो पेट्रोल होता है उसमें वायु का भी मात्रा क्या किया जाता है, अलग से मिलाया जाता है, तो उसी में ये आपका मदद करता है, ठीक है। वही अगर ग्रेविमीटर की बात करें तो ये जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि कोई अगर मान के चलिए महासागर है, समुद्र है, उसमें कहाँ पे तेल है, ठीक है, ये पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपका आता है पहला प्रश्न, पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है यह कैसा होता है, बताइए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा, या फिर काल्पनिक तथा सीधा होता है, या फिर काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो हमेशा काल्पनिक तथा क्या होगा, सीधा होगा। काल्पनिक तथा सीधा होगा, ध्यान रखिएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा आपका काल्पनिक होगा और सीधा होगा। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, या फिर तिगुनी होती है, या फिर चौथाई होती है, बताना है आपको। बताइए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सिंपल पूछा जा रहा है। तो देखिए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, वो आपका हमेशा वक्रता त्रिज्या का 1/2 यानी कि आधी होती है, ठीक है, हाफ होती है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। F बराबर R/2 होता है, आप ये फार्मूला भी पढ़े होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार जो है यहाँ पे दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। बस इसी से संबंधित प्रश्न जो है आपको आएगा। अगर आप अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आएगा तो बस यही 4-5 पॉइंट से आपका आएगा। जैसे पूछेगा वस्तु की स्थिति यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति दिया हुआ है। जैसे मान के अगर वस्तु अनंत पर होगा, ठीक है, कहाँ पे, ये अवतल दर्पण की बात हो रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अवतल दर्पण की बात हो रही है। अगर अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो फोकस पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो हमेशा फोकस पर होगी, साथ ही साथ वो वास्तविक होगी और वस्तु से क्या होगी, छोटा होगी। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ये क्या होगा, फोकस पर होगा, वास्तविक, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वही अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगा तब जो आपका प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, यानी कि तब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा।
साथ ही साथ ये वास्तविक भी होगा, रियल होगा, और उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु की स्थिति जो है वक्रता केंद्र पर होगी, तब जो है प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी, अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो उस समय क्या होगा, वक्रता केंद्र पर ही जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये आपका वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। साथ ही साथ ये आपका रियल होगा, उल्टा तथा वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। अगर वस्तु की स्थिति जो है कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच अगर होती है वस्तु की स्थिति, तब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका रियल होगा और उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। पीडीएफ हम दे देंगे, उसमें भी एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को जो है इंक्लूड किया गया है। आपका इस सीरीज में जितने भी क्लास हो रहे हैं, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका, अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगी, फोकस पर होगी। ठीक है, वस्तु की जो स्थिति है वो आपका फोकस पर अगर होगी, तब जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी ना, वो आपका क्या होगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, तब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। साथ ही साथ रियल होगा। हमेशा क्या होगा दोस्तों, इसमें रियल होगा, इमेजिनरी की कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, वो सारा आपका वास्तविक होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तथा उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, जब फोकस पर होगी कोई भी वस्तु की स्थिति, तब क्या होगा, तब जो आपका प्रतिबिंब होगा ये वस्तु से काफ़ी बड़ा आपका बनेगा और रियल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकस तथा ध्रुव के बीच। अगर कोई भी वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर रहती है, मान के लिए कोई वस्तु जो है वो आपका फोकस और ध्रुव के बीच में है वस्तु, अगर आप रख देते हैं, तब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और एक यही स्थिति है दोस्तों, जब आप ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं, तो सिर्फ यही स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब है ये आपका काल्पनिक होगा, वरना हमेशा आपका क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सीधा तथा वस्तु से ये भी आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। ये पीडीएफ मिलेगा, इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि हम हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। आप सैलून में जाते होंगे नाई के पास, ठीक है, बाल दाढ़ी बनाने के लिए, तो उसके आगे जो दर्पण लगा रहता है यह कौन सा दर्पण होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग VVI लगा लीजिए। ठीक है, पूछा जाता है। तो हजामत बनाने वाले के लिए जो दर्पण का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, ये आपका होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है। पीछे ही हम आपको बताएं कि द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है दोस्तों, ये आपका मापा जाता है हाइग्रोमीटर, नहीं हाइग्रोमीटर से नहीं, ये आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। देखिए दोनों आपको सेम ही लग रहा है, ये है आपका हाइग्रोमीटर, ये है आपका हाइड्रोमीटर। तो आपका हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है द्रव का आपेक्षिक घनत्व तो क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 4 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध की शुद्धता, इसका आंसर तो आपको बताना ही चाहिए, ये भी हम आपको पीछे बता दिए हैं कि दूध की शुद्धता जो है यह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है कि दूध जो आपका है वो शुद्ध है या फिर उसमें पानी मिलावट है या फिर किसी और चीज़ का मिलावट है, यह किस यंत्र से मापी जाती है, बताइए। इसका आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग, देखते हैं कितने बच्चे का सही आंसर आ रहा है। तो देखिए इसका तो सभी बच्चे आंसर कर ही देंगे। इसका सही आंसर होगा लैक्टोमीटर। क्या होगा, लैक्टोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, दूध की शुद्धता को मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को थोड़ा सा जो है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता देते हैं, साथ ही साथ इसकी प्रकृति तथा जो आकार होता है वो कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति मान के चलिए अगर अनंत पे होती है, यहाँ पे आपका वस्तु का स्थिति दिया गया है और यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति दी गई है कि प्रतिबिंब का जो नेचर है वो कैसा होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी, ठीक है, ये 2 ही पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिए। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की जो स्थिति होगी अगर वो अनंत पर होगी, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वो फोकस पर बनेगा। साथ ही साथ ये आपका काल्पनिक होगा, सीधा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा एक बार और ध्यान रखिए। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा और उसकी जो प्रकृति होगी, तो देखिए
प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, साथ ही साथ ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसकी प्रकृति जो होगी वो आपका सीधा तथा वस्तु से क्या होगा, ये आपका छोटा बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है ध्रुव तथा अनंत के बीच। अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच होती है, ठीक है, अगर वस्तु को हम ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं, तब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी, तब ये आपका बनेगा कैसा, देखिए, तब ये बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, और ये भी आपका काल्पनिक होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है अनंत के बीच। अनंत के बीच अगर रखेंगे ना, तब होगा सीधा तथा वस्तु से छोटा। तो इस दोनों का आप अलग अलग देखिए, अगर ध्रुव पर रखेंगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न आता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है। आप बैक वगैरह देखे होंगे, या फिर आप कार के साइड मिरर जो होता है आपका, साइड में जो आपका ऐनक लगा होता है मिरर, ठीक है, उसमें क्या आपका लगा होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर एक लेंस। तो देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, वहाँ आपका लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, ध्यान रखिएगा। 6 का ए आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरे में क्या लगा होता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। जितने भी प्रश्न यहाँ पे करवा रहे हैं उसको आप अच्छे से देखते चलिए, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। तो देखिए फोटोग्राफी कैमरे का जो लेंस होता है, अभिदृश्यक का मतलब होता है लेंस, उसका जो लेंस होता है दोस्तों वो किस चीज़ का बना होता है, अवतल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है, या फिर, ठीक है, या फिर अवतल का होता है, या एक ही यहाँ पे दो बार दे दिया गया है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, इसका आंसर आप लोग करेंगे 7 का। तो देखिए फोटोग्राफी कैमरे का जो लेंस होता है ना, वो होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखिएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, ठीक है, पानी में देखे होंगे उसमें जो बुलबुला निकलता है, आप उसमें सूखी मिट्टी डालेंगे या फिर कुछ ऐसा चीज़ डालेंगे जिससे बुलबुले जो उत्पन्न होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, वो कैसे कार्य करता है, उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, या फिर उत्तल लेंस की तरह, या फिर अवतल लेंस की तरह। तो देखिए पानी में हवा का जो बुलबुला होता है ना दोस्तों, ये आपका कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। कैसा, यह अवतल लेंस की तरह ये कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग देख लीजिए और उसके प्रकृति और आकार के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। अगर उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अनंत पर रहेगी तो उसका प्रकृति कैसा होगा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगी तब जो है उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इसको थोड़ा एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ वस्तु की स्थिति दी गई है और ये आपका प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, उसकी जो नेचर होती है, वो आपको इधर दिया गया है, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होगी तब जो प्रतिबिंब का नेचर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, देखिए वो आपका दूसरी ओर होगा, उसके अपोजिट होगा, फोकस पर होगा, साथ ही साथ वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। वही अगर वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होती है, ठीक है, तब क्या होगा, तब देखिए लेंस की जो दूरी होगी ये आपका लेंस की दूसरी ओर होगा, साथ ही साथ लेंस और वक्रता केंद्र के बीच जो है आपका इसका इमेज रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, साथ ही साथ उल्टा तथा वस्तु से ये क्या होगा, छोटा होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है, अगर देखिए वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है, ठीक है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये क्या होगा, दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है, साथ ही साथ ये उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा बराबर बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको आप लोग एक नज़र अच्छे से देख लीजिए, साथ ही साथ जब PDF मिलेगा तब भी आप देख लीजिएगा, और इसी से संबंधित MCQ भी अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में अगर रहता है वस्तु की स्थिति, ठीक है, अगर वस्तु उत्तल लेंस में अगर वस्तु की जो स्थिति होती है वो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच अगर होती है तब जो इसका बनेगा कैसा, ये आपका बन जाएगा दोस्तों लेंस की दूसरी ओर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो है इसकी प्रतिबिंब बनेगी, साथ ही साथ वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए ये एक ही पॉइंट है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर फोकस पर होगा, वस्तु की स्थिति अगर फोकस पे होगा तब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये आपका दूसरी ओर बनेगा, साथ ही साथ अनंत पर, और वास्तविक होगा, ठीक है, इसमें भी आपका रियल ही बनेगा, साथ ही साथ उल्टा तथा वस्तु से क्या होगा, यहाँ पे बड़ा जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा।
वही अगर हम बात करें वस्तु की स्थिति अगर फोकस तथा लेंस के बीच में अगर कर दी जाए, ठीक है, अगर वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रख दिया जाए, तब जो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, उसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, तब दोस्तों आपका ये वस्तु की ओर काल्पनिक बनेगा, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब होगा ये वस्तु की ओर ही बनेगा, ठीक है, लेकिन काल्पनिक बनेगा, साथ ही साथ सीधा तथा वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिटेल में क्लास लेंगे फिगर की मदद से, उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसी से संबंधित है। आप जो पीछे हम लोग देखें पॉइंट, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। शुरू में ही आपको हम बताए थे कि वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता मतलब क्या, नमी। वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए कि नमी भी है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है यह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है बताइए, ठीक है। इसका आंसर करेंगे तो देखिए, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके, हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो और हाइड्रो में अंतर आप लोग रखिएगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भूकंप मापी यंत्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हम लोग लिए हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को ही लिए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रश्न आपको लेकर के हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सारे महत्वपूर्ण हैं, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है इसमें से बताइए। तो सिस्मोग्राफ जो है दोस्तों, इससे क्या किया जाता है, भूकंप को मापा जाता है। ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, ध्वनि की जो स्पीड है वो कितनी है, इसको किससे मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता जो है यह किस में मापी जाती है, डेसिबल में हम लोग मापते हैं, या फिर तरंग में, आवृत्ति में, या फिर श्रव्य तरंग में। तो देखिए, इस ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, ये आपका हमेशा डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। किसमें, डेसिबल में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कुछ उत्प्रेरक और उसका उपयोग यहाँ पे दिया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट आपको पूछ लेगा। बताइए लौह चूर्ण का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, या फिर पूछेगा निकिल का प्रयोग कहाँ होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि प्लेटिनम चूर्ण जो होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इस पर भी हम लोग एक नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख उत्प्रेरक दिए हुए हैं और उनका उपयोग जो है उसका उपयोग भी यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो उत्प्रेरक है वो है आपका लौह चूर्ण। तो देखिए, लौह चूर्ण का जो प्रयोग है दोस्तों, इसको अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको दो तरह से पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा कि लौह चूर्ण का प्रयोग कहाँ पे होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको वहाँ पे बताना है लौह चूर्ण, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अमोनिया गैस बनाने की जो हैवर विधि है उसमें किसका प्रयोग होता है दोस्तों, लौह चूर्ण का प्रयोग होता है। वही अगर हम प्लेटिनम चूर्ण की बात करें तो इसका प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि होती है उसमें प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, निकिल काफ़ी महत्वपूर्ण है। निकिल, तो निकिल का जो प्रयोग है यह वनस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी बनाने में इसका प्रयोग होता है। आपको पता है कि जो वनस्पति तेल होता है उससे भी क्या किया जाता है, कृत्रिम तरीका से घी जो है बनाया जाता है, इसमें आपका निकिल का ही प्रयोग होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आपका क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड का जो प्रयोग है वो क्लोरीन गैस बनाने की जो डिकॉन विधि है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। सीधा आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए क्लोरीन गैस बनाने की जो डिकॉन विधि है इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल आपको बताना है कि इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गर्म एल्यूमिना। इसका जो प्रयोग है दोस्तों, ये खास करके एल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ये कैसा होता है। अगर मानव के रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कैसा होता है बताइए। तो देखिए दोस्तों, मानव रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा क्या होता है, रियल होता है, साथ ही साथ उल्टा होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, ठीक है, मान लीजिए दो वस्तु है उसको क्या किया जाता है, समानांतर समतल दर्पण के बीच में अगर रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो जब वस्तु को कुछ ऐसी स्थिति में आप रखेंगे तो यहाँ जो प्रतिबिंब की संख्या पूछी जा रही है तो वो आपका हो जाएगा अनंत, ठीक है। यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब जो है इसका बन जाएगा। आगे बढ़िए। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए,
हृदय की गति सुनने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का दोस्तों नाम है आपका स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप इसका नाम है। सी आंसर आपका यहाँ पे 14 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडल का जो दाब होता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, उसका माप किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका जो माप है दोस्तों वो किया जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, ध्यान रखिएगा। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। ठीक है, चलिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, या फिर फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, या फिर अनंत पर। तो देखिए, जो भी सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें वस्तु को जो रखा जाता है वो रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में हमेशा रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? देखिए, पीछे हम आपको बताएं और यहाँ पे प्रश्न ही आ गया। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में जो प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक, उसका क्या नाम है बताइए? उसका नाम है आपका निकिल। ठीक है, क्या है? निकिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? देखिए, पीछे जितने भी पॉइंट हम बताए उससे इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो देखिए, अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि होती है उसमें लौह चूर्ण का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पे होती है? तो आपको पीछे हम बताया कि जब वस्तु कहाँ पे होगी, जब वस्तु आपका फोकस और ध्रुव के बीच में होगी, तब क्या होगा? अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से पीछे बनेगा, साथ ही साथ आपका काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है कि रक्त का जो दाब है वो कितना है? तो ये आपका स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? रक्त का दाब मापा जाता है। आगे बढ़िए। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है दोस्तों ये आपका बना होता है नर्म लोहा का। किसका होता है? ये नर्म लोहा का बना होता है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड के कुछ टेक्निकल इशू आ गया। ये क्या हो गया? एक सेकंड रुक जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। हाँ चलिए, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या हो गया? एक सेकंड वेट करेंगे आप लोग, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया। क्लास को तो हमको ख़त्म करना ही है कैसे भी। ये क्या हो गया? जी रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। पेन टैब जो है यहाँ पे काम करना बंद कर दिया है। अब आखिर क्यों बंद किया है पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को समाप्त करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, अब लगता है काम करना चाहिए, फिर भी काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है यह किसका बना होता है? तो 21 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका ये हो जाएगा, नर्म लोहा का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों ये आपका आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे जो है ये आपका क्या होता है? आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। तो बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो गया, अचानक टेक्निकल इशू आ गई जिसकी वजह से पेन टैब जो है वर्क करना बंद कर दिया है, तो हम लोग किसी तरह क्लास को तो एंड करना ही करना है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ठीक है, डीसी को एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है यह किस प्रकार जो है वर्क करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, एसी वोल्टेज में उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका एसी वोल्टेज होता है उसमें क्या करने के लिए, उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए।
हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? तो हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार है दोस्तों, ये प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलिए अब सही हो गया है। तो प्रतिरोध को मापने के लिए जो है दोस्तों हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका सी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र। ये भी हम पीछे आपको बताया कि पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का यंत्र होता है उसको हाइड्रोफोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोला जाता है हाइड्रोफोन। ठीक है, तो डी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए ये सही होने वाला नहीं है, इसको छोड़ ही देते हैं हम लोग, इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, हम लोग इसी से काम चला लेते हैं आज भर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर जो होता है दोस्तों, ये किस तरह ऊर्जा का परिवर्तन करता है पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि लाउड स्पीकर जो होता है ये विद्युत से क्या करता है? यांत्रिक एवं ध्वनि से ध्वनि ऊर्जा में ये क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 26 का जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो अगर हम बात करें तो वो है आपका डायनमो। डायनमो एक तरह से यंत्र है दोस्तों, और ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा, डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की बात हो रही है तो वो है आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये क्या कर देता है? आपका परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़िए। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या करता है? इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है जिससे क्या होता है? उसको ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है ना दोस्तों, यह खास करके एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, एसी वोल्टेज जो होता है अल्टरनेटिव करंट, उसको डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग आपको पहले भी बताया, इसका प्रयोग केवल एसी में, ठीक है, क्या होता है? केवल एसी में किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट में ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है? ध्वनि ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, रेडियो ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा? टेलीफोन का जो लाइन होता है दोस्तों उसमें होता है आपका विद्युत ऊर्जा। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? जो आपका सूखा हुआ बैटरी होता है, शुष्क सेल होता है जो टर्च वगैरह में रहता है, उसमें जो होता है आपका दोस्तों वो रासायनिक ऊर्जा होता है। अगर हम देखें तो 33 का सी आंसर हो जाएगा। उसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है, और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस बात को हम पीछे ही आपको बता चुके हैं। तो सी आंसर यहाँ पे 33 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कौन सा यंत्र उच्च एसी, ठीक है, उच्च अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या फिर निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ये काम दोस्तों आपका करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम ही होता है, अगर हाई वोल्टेज उसके पास आएगा तो उसको क्या कर देगा? लो करके भेजेगा, या अगर उसके पास लो वोल्टेज आएगा तो उसको हाई करके क्या करेगा? भेजेगा। ठीक है, तो इसका यही काम होता है ट्रांसफार्मर का। आपके गाँव में हर एक जगह ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, देखते होंगे 11,000 वोल्ट से डायरेक्ट उसको क्या कर देता है? 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर कम वोल्टेज रहता है तो उसको उच्च वोल्टेज में भी ये कर सकता है। तो इसका यही काम होता है। तो 34 का डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सफलता बैच को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फी अभी ओनली फॉर 499 रुपया है, और 499 रुपया में दोस्तों आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, 499 में आपको बहुत कुछ जो है मिलने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 499 में आपको क्या होगा? बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं। यानी कि जीके का फुल क्लास आपको मिल जाएगा, जीएस का भी फुल क्लास मिल जाएगा, और
मैथ का भी फुल क्लास आपको इसमें मिल जाएगा, साथ ही साथ इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो फी कोई ज़्यादा नहीं है, 499 में इतना सारा सुविधा आपको मिल रहा है। तो आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे भी फ्री में बहुत सारा क्लास अवेलेबल है और डेली क्लास जा भी रहा है। वहाँ पे भी मैथ का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लीजिए। जीके का जितना क्लास जा रहा है उसको अच्छे से देखिए, और जीएस का जितना क्लास जा रहा है उसको अच्छे से देखिए। इसमें भी आपका अच्छे से अच्छे रैंक आप ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करने में सक्षम है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जा करके ये LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। 2 एप्लीकेशन है, दोनों डाउनलोड कर लीजिए, दोनों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप कम से कम व्हाइट लोगो वाला जो एप्लीकेशन दिख रहा है उसको तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ये वाला जो एप्लीकेशन दिख रहा है इसको डाउनलोड कर ही लीजिए, और ये जो रेड वाला एप्लीकेशन है ना इस पर पेड क्लास जाता है, तो ये दोनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और बताइए कि ITI प्रवेश परीक्षा के लिए जो है क्लास चल रही है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, जुड़िए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का 12 का एग्ज़ाम भी हो गया होगा, तो अब आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप ITI प्रवेश परीक्षा एक बार में अच्छे से निकाल ले तो अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सभी को।